हेलो टू ऑल। हम आज आपकी कक्षा 11 अध्याय सेकंड के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 33 से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर इसमें बताया जाएगा शहरों में माल की आवाजाही, यानी कि मेसोपोटामिया के जो जनजातीय जीवन था उसका शहरों के साथ में कैसे संबंध हुआ, मेसोपोटामिया का आदिवासी जीवन के साथ में कैसे संबंध पनपा, कैसे वो विकसित हुआ, उसके बारे में अपन आज के वीडियो में बात करेंगे। जैसे आपको बताया गया है, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजारे, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी और औजार पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। ये आपको बताया है। क्या हमें पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया के पास में खाद्य संसाधन तो बहुत ज़्यादा थे, परंतु खाद्य संसाधन के अलावा जैसे कि मुद्रण सामग्री हो गई या कोई औजार बनाने की चीज़ें हो गई, मतलब कि औजार, अन्य तत्व, गाड़ी बनाने के औजार, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभाव था जो कि वो बाहरी देशों से मंगाया करते थे। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरानी अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। यहाँ आप अंडरलाइन करोगे, मेसोपोटामिया के लोग क्या किया करते थे, सुनहरी पत्थर यानी रांगा, चांदी, तांबा, इस टाइप के जो अमूल्य पत्थर होते थे ये कहाँ से मंगाया करते थे, तुरानी और ईरानी क्षेत्रों से या खाड़ी के पार क्षेत्रों से वो लोग ये चीज़ मंगाया करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता था जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की, क्योंकि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयात निर्यात किया जाता है तो उस आयात निर्यात के दौरान कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था या संगठन की ज़रूरत होती है जो कि एक देश से दूसरे देश में सामान को लाने ले जाने की, मुद्रा को परिवर्तित करने की, वस्तुओं को उसकी मांग तक पहुंचाने की सुविधाएं प्रदान करे। इस तरीके से जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर भी आदान प्रदान जो किया जाता था उसको विभिन्न देशों तक संभव करने के लिए एक प्रकार का संगठन बना हुआ था जो कि व्यापार वाणिज्य संबंधित कार्यों को पूरा करने का काम करता था। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में रखकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च हो जाता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा या हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, जबकि जानवरों से माल की ढुलाई को की जाए तो चारा आदि कई प्रकार का खर्चा आ जाया करता है। यानी आपको क्या बताया है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजेंगे तो हमें कोई ना कोई परिवहन साधन की आवश्यकता होगी। वैसे ही मेसोपोटामिया में भी रही थी। सर्वप्रथम रूप से बैलगाड़ियों का, जानवरों से चलने वाली गाड़ियों का यूज़ किया जाता था या फिर जानवरों पर सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। परंतु यहाँ समस्या ये है कि जब हम जानवरों से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उस जानवर को समय समय पर चारा, पानी, विश्राम आदि की आवश्यकता होती है। तो इस मार्ग को छोड़ते हुए मेसोपोटामिया वासियों ने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए एक नया मार्ग जो खोजा वो था जल मार्ग, क्योंकि जल के अंदर जब नावें भेजी जाती थी तो उसमें इतना खर्चा नहीं आता था, ना खान पान का ना कुछ, बल्कि हवा के वेग के साथ वो एक दिशा की ओर जाती थी और चप्पू से एक आदमी ही उसे अगर लेकर के जाए तो उसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता था। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें, प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच में माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी और इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसमें पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी इन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी महत्वपूर्ण थी। इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे, फरात नदी जो है वो व्यापार के लिए और बहुत सारे राज्यों को, देशों को जोड़ने के लिए एक मुख्य नदी के रूप में मानी गई है, क्योंकि उसी नदी के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था।
सेकंड जो पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है, लेखन कला का विकास बता रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों, इस समाज के अंदर लेखन कला विकसित हुई। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे दोनों लाइन पर। मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति का क्या मतलब है? यहाँ उसने एक वर्ड यूज किया है, भावाभिव्यक्ति। भावाभिव्यक्ति इसका मतलब क्या है? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, आप क्या कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। भाव, ठीक है, अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति से ये शब्द भावाभिव्यक्ति बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? भाव यानी अपने विचार या सोच की अभिव्यक्ति करना या उसे अभिव्यक्त करना, बताना। इस तरीके से ये कहा है शाब्दिक भावाभिव्यक्ति, यानी कि अपने विचारों को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करने की जो कला है वही हम लेखन कला बोल सकते हैं उसे, या फिर मौखिक रूप से मौखिक कला भी कह सकते हैं, जिसे हम भाषा भी कहते हैं। इसी तरीके से हर एक समाज की अंतर्गत अपनी खुद की शाब्दिक बोली थी, अपनी भाषा थी, जिससे वो अपने भावों को व्यक्त करने का काम करते थे। इधर आपको पूरा मीनिंग दिया है भावाभिव्यक्ति का, इधर आपको अंडरलाइन करके रखना है। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियों जो दृश्य संकेतों को या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हों। तो जब हम लेखन या लिपि के बारे में बात करते हैं, अगर हम कहें लेखन कला और भावाभिव्यक्ति, इन दो में क्या अंतर है, तो सीधा सा अंतर यह है, भावाभिव्यक्ति अगर मौखिक रूप से होगी तो वो बोली कहलाएगी, भाषा कहलाएगी, है ना। जब वही लेखन भावाभिव्यक्ति होगी, यानी कि लिखने के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने वाला होगा, तो वो लिपि या लेख कहलाएगा। जैसे कोई निबंध लिख दिया, कोई कविता लिख दी, कोई कहानी लिख दी, वो अपने भावों को लेखन के माध्यम से व्यक्त करना हो गया है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। यहाँ बेलों, मछलियों और रोटियों आदि के लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो यहाँ के दक्षिण शहरी उरुक के मंदिरों में पाई जाने वाली है और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। स्पष्ट लेखन कार्य तभी से शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी इस प्रकार से करते थे कि माल के बारे में जानकारी हमें मिल जाया करती थी। अब जैसे आप देखोगे जो इसकी लेखन कला है, अक्षर संकेत आपको बताए हैं किस तरीके से चित्रनुमा है। एक ऐसी पट्टियाँ मिली हैं काफ़ी सारी, जिस पर काफ़ी सारे चित्र बने हुए हैं, आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि हर एक आकृति किसी न किसी शब्द का बोध कराती है। अब जिस प्रकार से इसमें आकृति बताई है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग रहा होगा। इन आकृतियों के माध्यम से ही अक्षर विद्या को आगे बढ़ाया गया, इन आकृतियों के माध्यम से ही लेखन कला को अंजाम दिया गया और काफ़ी सारे लेख लिखे गए। ये बताया है कि इस लेखन कला के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि काफ़ी सारा जो माल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन कौन सा लाया और ले जाया जाता था, उसके बदले में कितना पे किया जाता था और कितना कमाया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टियों पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था और फिर सरकंडे की तिल्ली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देता था। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो तब वे पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर ज़रूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वे कितना ही छोटा हो एक अलग पट्टी की ज़रूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टियाँ मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। ये जो आपको पूरा पैराग्राफ अभी मैंने पढ़कर बताया है, इस पूरे पैराग्राफ पर आप
गोला बना लोगे या फिर इस पर टिक कर लोगे। ये किस चीज़ का संकेत दे रहा है? ये पूरा पैराग्राफ बता रहा है कि मेसोपोटामिया की लेखन कला कैसी थी और वो किस प्रकार से लिपि को विकसित करते थे या फिर उसे लिखा करते थे। लिपि निर्माण का क्या व्यवस्था थी, क्या कला थी, वो पूरा इसमें बताया है आपको कि मेसोपोटामिया के लोग एक चिकनी मिट्टी लेते थे, उसे हाथ से थाप करके बिल्कुल प्लेन बना लिया करते थे। प्लेन बनाने के बाद एक तिल्ली नुमा लोहे की लकड़ी की तिल्ली नुमा शेप में एक डंडी लेकर के उससे अपना लेखन का काम करके उसे धूप में रख देते थे और वो सूख जाती थी तो वो वैसी की वैसी लिखी हुई मिल जाती थी। जब भी कोई सौदा होता था, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई व्यापार होता था तो उस वक्त ऐसी पट्टी बना ली जाती थी, सुखा ली जाती थी और वो सदैव के लिए काम के लिए तैयार हो जाती थी। परंतु जब वो सौदा ख़त्म हो गया, वो काम ख़त्म, वैसे ही वो पट्टी फेंक दी जाती थी क्योंकि उसके ऊपर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता है। इसी कारण वहाँ पर इस प्रकार की मेसोपोटामिया की खुदाई में बहुत सारी पट्टियाँ मिली है क्योंकि जितने भी सौदे होते थे हर बार नई पट्टी बनाना और वहाँ पर छोड़ देने की ये व्यवस्था रही थी। इसी कारण मेसोपोटामिया की जो व्यवस्था है उसे लेखन के माध्यम से हम जब पढ़ पाए हैं तो मेसोपोटामिया के बारे में हमें सही सही जानकारी मिल पाई है। जबकि यही बात अगर हम सिंधु सरस्वती सभ्यता से कंपेयर करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के लेख को हम नहीं पढ़ पाए हैं। यदि पढ़ पाएँ तो उधर की भी हमें काफ़ी हद तक और जानकारियाँ प्राप्त हो पाएंगी। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। जब लेखन, इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे कौन सी भाषा का उपयोग करते थे, वो सुमेरियन। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानून मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करे और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश के आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। इधर भी आप अंडरलाइन करोगे। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। क्या बताया है? सबसे पहले पुराने समय में मेसोपोटामिया के अंदर जो भाषा प्रचलन में थी वो कौन सी थी? सुमेरियन। काफ़ी समय तक सुमेरियन चली पर बाद में आगे आकर के 2400 ईसा पूर्व के आसपास में सुमेरियन का स्थान किस भाषा ने ले लिया था? अक्कदी भाषा ने ले लिया था। अब ये जो पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हुआ है आप देखोगे अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। इधर भी आप टिक कर लोगे, हर कॉमा को एक एक पॉइंट बना लोगे। ये किस प्रश्न का उत्तर होता है कि मेसोपोटामिया की लेखन कला का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता था। ये प्रश्न भी मैं दूंगी, उसका ये उत्तर है, आप ध्यान रखना। तो हमें क्या पता चलता है कि प्रारंभ में तो लेखन कला का उपयोग केवल और केवल व्यापार वाणिज्य संबंधित लिपियों को लिखने के लिए किया जाता था, परंतु समय बीतने के साथ साथ राजा के कार्य, राजा का लेन देन, सामान्य जन के अपनी अभिव्यक्ति सब चीज़ों के रूप में लिखे जाने लगे। लेखन प्रणाली किस प्रकार की थी? जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर्ण नहीं होता था लेकिन अक्षर होते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। यानी कि शब्दों को कीलनुमा, कीलनुमा मतलब कोई ना कोई नुकीला शेप सा दे करके अक्षरों का निर्माण किया जाता था। अब हर एक का अपना अपना एक मतलब हुआ करता था हर एक अक्षर का, और इन सारे अक्षरों को मिला करके शब्दों का निर्माण किया जाता था। इस तरीके से माना है कि उस समय पर ये लेखन कला काफ़ी विकसित हो चुकी थी। साक्षरता, साक्षरता हम किसे कहते हैं? साक्षरता भी दो शब्दों से मिल करके बना है। जैसे यहाँ है स प्लस अक्षर से मिल करके बना है। स अक्षर मतलब अक्षर के साथ वो व्यक्ति जो अक्षरों का ज्ञान रखता है, अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर कहलाता है। इस तरीके से अपन इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में साक्षरता यानी कितने लोग ऐसे थे जो कि अक्षरों को पढ़ना लिखना जानते थे। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों और चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे।
अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में ये उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतम लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था। इसके लिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी, मेरे अमुक मालिक को उसका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में ये लिखा गया, पर अंत वाली ही लाइन पढ़ेंगे, यहाँ तक कि ग्वालों के कान में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। यानी कि इन शब्दों से हमें क्या पता चला है कि साक्षरता मेसोपोटामिया में बिल्कुल न के बराबर थी, बल्कि वहाँ का राजा भी पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि लिपि जो थी, लेखन कला और पढ़ने की कला जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन थी। बल्कि लेख भी कैसे लिखे जाते थे, जैसे कि दो व्यक्तियों का नाम है, दो व्यक्तियों का एक सम्राट हो गया, सम्राट का नाम मान लो महेश है, और एक व्यक्ति जो कि उसका दास है, वो उसको बोल रहा है कि मैं दास अपने शासक महेश को यह संदेश देता हूँ कि मेरे द्वारा ये कार्य पूरा कर लिया गया है। क्योंकि ये पत्र कोई और उस राजा को पढ़ करके सुनाएगा, यानी कि पढ़ने लिखने के लिए एक अलग व्यक्ति रखा जाता था, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता था। लेखन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता था। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच में संबंधों को रुक के एक प्राचीन शासक एन मर्कस के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के नगर की पहली घटना को एन मर्कस के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है ये कोई नहीं जानता था। एन मर्कस अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपने एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास दूत भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग के और आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आगे आने वाले ऊंचे नीचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता। जब वह पहाड़ पार कर लेता था, पहाड़ पर था, तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। यहाँ साइड में एक आप देखो तो क्या लिखा है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीची घाटी में सभी चीज़ें उसे बहुत छोटे लगने लगी थी। लेखन कला का प्रयोग किस तरीके से बताया है, सुमेरियन महाकाव्यों में भी किया है। एक आपको छोटा सा उदाहरण टाइप अपन कहें कि कविता के रूप में दिया है कि सुमेर को एक शहर नाम से संबोधित किया है, कुछ और ना कहकर केवल शहर कहा है। ये बताया है कि जैसे एक व्यक्ति एन मर्कस चाहता था और राजा चाहता था कि उसका क्षेत्र का एक मंदिर जो है वो सुंदर सा बने, और सुंदर मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारे सामानों को लाने की आवश्यकता थी और वो सामान अलग अलग क्षेत्रों से लाया जाना था। ये लाने की जिम्मेदारी उसने अपने दूत अरट्टा को दी। अरट्टा सभी क्षेत्रों में गया और जगह जगह से उसने ये सामान इकट्ठा किया। वो बहुत सारी पर्वतमालाओं पर चढ़ा। पर्वतमाला पर चढ़ता तो सब लोग उससे छोटे नज़र आते, चूहे नुमा मतलब बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आते थे। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर दिया चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। इसके बावजूद भी वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरीके की धमकियां आश्वासन देता रहा। अंत में दूत उसका इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एन मर्कस के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एन मर्कस ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। ये बताया है क्योंकि जिस दूत को भेजा वो बार बार से चांदी नहीं ला पा रहा था और उसे बहुत लंबी यात्राएं करनी पड़ रही थी, परेशान हो गया। उस स्थिति में उसने अंत में क्या किया, जब जवाब नहीं दे पाया तो राजा के दिए संदेश को उसने उल्टा पुल्टा हर कुछ बोल दिया। तो अपनी बात को सही रखने के लिए और अपनी सटीक बात को दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए उस वक्त एन मर्कस नाम का जो राजा था उसने पहली बार पट्टिका पर, है ना, जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, मिट्टी की पट्टिका बनाकर शब्द लिखे ताकि वो ऐसे कैसे आगे पहुँचे। वही व्यक्ति था जिसके द्वारा माना जाता है पहली बार इस तरीके से उपयोग किया गया है लेखन का। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दे दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द
कील है ना, शब्द को क्या कहा है, कील का है, यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गईं, उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं मानना जाना चाहिए, लेकिन इसमें यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उसने मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति का उत्कृष्टता का भी झलक मिलती है। यानी कि ये जो कविता बताई है इसके माध्यम से हमें ये तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं लेखन कला का प्रारंभ राजा के माध्यम से किया था, उसी जनता ने धीरे धीरे स्वीकार किया, परंतु हम इस कहानी को पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते हैं। अब जहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है उसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ जो आपके गृह कार्य के भी प्रश्न हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, जिनको आपको समय से पूरा करना है। ये है पहले आपके अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं ये। पहला प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार मार्ग के रूप में किस नदी को पहचाना जाता था? प्रश्न नंबर 2, मेसोपोटामियाई लेखन किस भाषा में प्रचलित था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूनिफॉर्म क्या है? अगला प्रश्न, शाब्दिक भावाभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? अब लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं कुछ। मेसोपोटामिया में किन किन वस्तुओं आयात किया जाता था?
अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में व्यापार हेतु कौन सा मार्ग अपनाया जाता था एवं क्यों? अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में लेखन पट्टिका का निर्माण कैसे किया जाता था? और लास्ट प्रश्न है मेसोपोटामिया में लेखन प्रारंभ करने का श्रेय किसे और क्यों जाता है? ये इस टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे, टाइम टू टाइम पूरा कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। आज का अपना वीडियो यही समाप्त हो रहा है। आगे का अपन जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।